देखो अब हम बात करेंगे डेवलपमेंटल असेसमेंट की। तो डेवलपमेंटल डिले लगभग 10% बच्चों के अंदर पाया जाता है। सीवियर डेवलपमेंटल डिसऑर्डर को इन्फेंसी में अर्ली रिकॉग्नाइज करना पॉसिबल होता है। स्पीच इम्पेयरमेंट, हाइपर एक्टिविटी और इमोशनल डिस्टर्बेंस अक्सर 3 to 4 ईयर की एज तक डिटेक्ट नहीं होते। 3 to 4 ईयर तक की एज तक डिटेक्ट नहीं होते। लर्निंग डिसएबिलिटीज़ तब तक के पिक नहीं होती है जब तक कि बच्चा स्कूल जाना शुरू नहीं करता है। तो क्या क्या प्री रिक्विजिट्स हैं? डेवलपमेंटल असेसमेंट ऐसी जगह पर करना चाहिए जहाँ पर कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि डेवलपमेंटल असेसमेंट के समय बच्चा है वो हंग्री होना चाहिए, हंग्री नहीं होना चाहिए, टायर्ड नहीं होनी चाहिए, या फिर बीमार नहीं होना चाहिए, या फिर चिड़चिड़ा यानी कि इरिटेट नहीं होना चाहिए। ये डिज़ायरेबल होगा कि उसे उस समय एसेस करें जब वे प्लेफुल मोड में हो और उसकी माँ उसके आसपास हो। चाइल्ड और फैमिली को कंफर्टेबल बनाने में एडिक्वेट टाइम स्पेंड करना चाहिए। चाइल्ड की अलर्टनेस, कंसंट्रेशन और स्किल की ऑब्जर्वेशन असेसमेंट करते समय डेवलपमेंटल किट साथ में कैरी करनी चाहिए। डेवलपमेंटल किट में क्या क्या आता है? सबसे पहले ये रेड रिंग आती है, फिर तुम्हारा 9 रेड क्यूब आते हैं, पेपर पैलेट आता है, स्पून आता है, कप विद हैंडल आता है, ए बुक विद थिक पेजेस और पिक्चर बुक, और रेड पेंसिल और पेपर होना चाहिए, डोल और मिरर होना चाहिए। अब देखो स्टेप क्या होते हैं। सबसे पहले स्टेप में क्या करना चाहिए? हिस्ट्री लेनी चाहिए। किसी भी डेवलपमेंटल असेसमेंट की स्टार्टिंग पॉइंट एक डिटेल हिस्ट्री होती है। पेरेंट की ऑब्जर्वेशन काफ़ी एक्यूरेट होती है इसलिए डिटेल डिटरमाइन करने में। फिर तुम्हारा स्किल के एक्वाइजेशन की रेट को इवेलुएट करने और डिले या रिग्रेशन को डिफ्रेंशिएट करने में। फिर बच्चे की डेवलपमेंटल एज का एक ग्रोस इम्प्रेशन बनाने में ये आगे के इवेल्युएशन और कंफर्मेशन के लिए अप्रोप्रिएट टूल चुनने में क्या करती है? हेल्प करती है। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन की। एग्जामिनेशन में क्या होता है? एग्जामिनेशन का मेन जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है कि फिजिकल ग्रोथ और हेड सर्कम्फ्रेंस को एसेस करना। फिर फिजिकल असेसमेंट करना, विशेषकर डिस्मॉर्फिज्म, इंट्रा यूट्राइन इन्फेक्शन के स्टिग्मा और हाइपोथायरॉयडिज्म साइन के लिए। फिर तुम्हारा विजन और हियरिंग के लिए स्क्रीनिंग करना, फिर न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना और प्रिमिटिव रिफ्लेक्स को एग्जामिन करना अगर ज़रूरत पड़े तब। बेबी को ऑब्जर्व करने में एडिक्वेट टाइम स्पेंड करना चाहिए, खास तौर पर सोशल रिस्पॉन्सिवनेस, कंसंट्रेशन, इंटरेस्ट और डिस्ट्रैक्टिबिलिटी के लिए। असेसमेंट की शुरुआत में विजन और हियरिंग को एसेस करना अप्रोप्रिएट होता है ताकि आगे की ऑब्जर्वेशन सेंसरी स्टिमुलाई की कमी से प्रभावित ना हो। वोकल रेस्पॉन्स विशेषकर उनकी नेचर, फ्रिक्वेंसी और क्वालिटी को नोट करना चाहिए। किसको? नेचर को, वोकल रेस्पॉन्स की नेचर को, फ्रिक्वेंसी और क्वालिटी को। उसके बाद में फाइन मोटर स्किल को एसेस करना चाहिए, जिससे इंटरेस्ट, अलर्टनेस और रेस्पॉन्स की रैपिडिटी शामिल होनी चाहिए। इसके बाद में एनोइंग मैन्यूअर जैसे कि रिफ्लेक्स का असेसमेंट, फिर हेड सर्कम्फ्रेंस, फिर तुम्हारा वेंट्रल सस्पेंशन और पुल टू सिट असेसमेंट इवेलुएशन के लास्ट में करना चाहिए। फिर प्रेफरेबल होता है कि डेवलपमेंटल असेसमेंट सिस्टमिक एग्जामिनेशन से पहले कर लिया जाए ताकि बच्चे का कोऑपरेशन हमें मिल सके। इवेलुएशन के लास्ट में एक कंक्लूजन पर पहुंचना चाहिए। लास्ट में क्या होना चाहिए? एक कंक्लूजन पर पहुंचना चाहिए कि न्यूरोलॉजिकल स्टेटस और कॉग्निटिव स्टेटस नॉर्मल रेंज में है या नहीं। फिर स्क्रीनिंग में सिग्निफिकेंट डिटेल फॉर्मल असेसमेंट ऑफ डेवलपमेंटल स्टेटस का इंडिकेशन देते हैं, यानी कि स्क्रीनिंग में सिग्निफिकेंट डिले हैं वो डिटेल फॉर्मल असेसमेंट ऑफ डेवलपमेंटल स्टेटस का क्या देते हैं? इंडिकेशन देते हैं। असेसमेंट के द्वारा किसी भी डेवलपमेंटल स्फेयर के लिए डेवलपमेंटल क्वेश्चंट असाइन करना चाहिए। DQ कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है? एवरेज एज एट अटेनमेंट और ऑब्जर्व्ड एज एट अटेनमेंट 70% से कम आता है। DQ 70% से कम आता है तो इसे डिले माना जाता है और डिटेल इवोल्यूशन की ज़रूरत हमें पड़ती है। DQ ऑब्टेन करने के लिए एक ट्रेंड इंडिविजुअल द्वारा अप्रोप्रिएट टूल और टेस्ट से फॉर्मल असेसमेंट करना ज़रूरी होता है।
DQ एसेस करने के लिए कई टेस्ट हमारे पास होते हैं। ये टेस्ट डेवलपमेंट के अलग अलग एस्टिमेट देते हैं। ये टेस्ट डेवलपमेंट के क्या देते हैं, अलग अलग एस्टिमेट्स देते हैं। जैसे ओवरऑल डेवलपमेंट स्कोर, जैसे ओवरऑल डेवलपमेंट स्कोर और सब स्कोर, जैसे कि ग्रोस मोटर, फाइन मोटर, विजुअल परसेप्शन, फिर तुम्हारा रिसेप्टिव लैंग्वेज, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज एक्सेट्रा। IQ मेनली कॉग्निटिव और अडेप्टिव बिहेवियर का पार्ट एसेस करते हैं, यानी कि IQ से मेनली किसका, कॉग्निटिव और अडेप्टिव बिहेवियर का पार्ट एसेस करते हैं। कौन से एज पर कौन सा टेस्ट अप्लाई हो सकता है, ये टेस्ट आइटम पर डिपेंड करता है। हालांकि जो छोटे बच्चे होते हैं जिनकी उम्र 5 साल से कम होती है, ग्लोबल असेसमेंट ऑफ एबिलिटीज़ अधिक मीनिंगफुल होती है, इसलिए DQ टेस्टिंग ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होती है। और स्पेसिफिक IQ टेस्ट जैसे कि स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस स्केल उपलब्ध है IQ को 2 ईयर की एज से एसेस करने के लिए। अब बात करते हैं इंटरप्रिटेशन की। प्रीटर्म बोर्न बेबीज़ में डेवलपमेंटल स्टेटस डिटरमाइन करने के लिए पोस्टनेटल एज के बजाय करेक्टेड एज का यूज़ करना चाहिए, जब तक कि बच्चा 2 साल का ना हो जाए। उदाहरण के लिए अगर कोई बच्चा 32 वीक गेस्टेशन पर पैदा हुआ है और 12 वीक की पोस्टनेटल एज पर देखा गया है, तो उसे डेवलपमेंटल असेसमेंट के लिए 4 वीक का करेक्टेड एज माना जाता है। 4 वीक का करेक्टेड एज माना जाता है। जब भी डेवलपमेंट पर कोई कंक्लूजन निकाला जाए तो उसे नॉर्मेलिटी में वाइड वेरिएशन को ध्यान में रखना चाहिए। वाइड वेरिएशन को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। उदाहरण एग्जाम्पल के लिए बात करूँ तो स्टैंडिंग अलोन माइलस्टोन को कंसिडर्ड करें। WHO सर्वे में इस माइलस्टोन का एवरेज अटेनमेंट एज लगभग 10.8 मंथ था। देखो कितना था, 10.8 मंथ था। हालांकि नॉर्मल बच्चों के लिए थर्ड और 97 सेंटाइल 7.7 और 15.2 मंथ थे रेस्पेक्टिवली। कितने थे, 7.7 और 15.2। ये बात अदर माइलस्टोन के लिए भी सही है। ये बात है वो अदर माइलस्टोन के लिए भी सही है। बार्स इलस्ट्रेट करते हैं किसी भी पर्टिकुलर माइलस्टोन को अटेन करने के लिए नॉर्मल बच्चों का एज रेंज क्या है, राइट। रिटार्डेशन को कभी भी एक सिंगल फीचर पर डायग्नोस या सजेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर किसी बच्चे में ग्रोथ डिले नहीं है तो रिपीट एग्जामिनेशन करना डिजायरेबल होता है। असेसमेंट करते समय रिसेंट इलनेस, सिग्निफिकेंट माल न्यूट्रिशन, इमोशनल डिप्राइवेशन, स्लो मैच्योरेशन, सेंसरी डेफिशिट्स एंड न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर जैसे फैक्टर को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे को माइलस्टोन अचीव करने के लिए इनफ अपॉर्चुनिटीज़ दी गई है कि नहीं दी गई है। मैं एग्जांपल के लिए बात करूं, अगर एप्रीहेंसिव पेरेंट्स ने बच्चे को ग्राउंड पर फ्रीली मूव करने की अगर तुमको अलाउ नहीं किया है तो उसमें ग्रोस मोटर स्किल में डिले हो सकता है। कई बार इंडिविजुअल फील्ड में माइलस्टोन अटेनमेंट्स में सिग्निफिकेंट वेरिएशन हो सकती है, जिसे डिसोसिएशन कहते हैं अपन, जिसको क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन। एग्जाम्पल के लिए बात करूँ तो अगर 1 साल का बच्चा 2 या 3 मीनिंगफुल वर्ड बोल सकता है और फिंगर थंब अपोजिशन जो कि नॉर्मली कहा होता है 10 to 12 मंथ पर कर सकता है, पर सपोर्ट के साथ भी स्टैंड नहीं कर सकता जो कि लेस देन 10 मंथ में भी एक्सपेक्टेड है, तो ऐसे बच्चों में किसी पर्टिकुलर डेवलपमेंटल डोमेन में फिजिकल डिसऑर्डर का भी इवेल्युएशन हमें करना चाहिए। अगर किसी बच्चे में सभी डोमेन में नॉर्मल डेवलपमेंट है पर लैंग्वेज में डिले है तो हियरिंग डेफिशिट की पॉसिबिलिटी हमें हमेशा इवेलुएट करनी चाहिए। देखो टेबल 3.5 में अपर लिमिट दी गई है किसी भी माइलस्टोन को किस उम्र तक अटेन करना चाहिए, तो ये पूरा एक बार आप देख लेना। डिफरेंट डेवलपमेंटल डोमेन का प्रेडिक्टिव वैल्यू फ्यूचर इंटेलिजेंस के लिए एक समान नहीं होता है। फाइन मोटर, पर्सनल, सोशल और लिंग्विस्टिक माइलस्टोन इंटेलिजेंस को ग्रोस मोटर स्किल की तुलना में बेहतर प्रेडिक्ट करते हैं। देखो फाइन मोटर,
पर्सनल सोशल और लिंग्विस्टिक माइलस्टोन इंटेलिजेंस को ग्रॉस मोटर स्किल की तुलना में बेहतर प्रेडिक्ट करते हैं। विशेष रूप से एडवांस लैंग्वेज एक बच्चे में हाई इंटेलिजेंस को प्रेडिक्ट करती है। फिर आता है तुम्हारा डेवलपमेंट स्क्रीनिंग टेस्ट। डेवलपमेंट स्क्रीनिंग टेस्ट, स्क्रीनिंग एक ब्रीफ असेसमेंट प्रोसीजर होता है। ब्रीफ असेसमेंट प्रोसीजर होता है जिसे बच्चे को आइडेंटिफाई करने के लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि उन्हें इंटेंसिव डायग्नोसिस या असेसमेंट मिल सके। ऐसा असेसमेंट अर्ली इंटरवेंशन सर्विस को सपोर्ट करता है और बच्चे के डेवलपमेंट, बिहेवियर और स्कूल परफॉर्मेंस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। ये कोमोर्बिड डेवलपमेंट डिसेबिलिटीज़ की अर्ली आइडेंटिफिकेशन का भी अवसर देता है। आइडियली क्या करते हैं, सभी बच्चों का पीरियोडिकली स्क्रीनिंग करना चाहिए, लेकिन कम से कम पेरीनेटल रिस्क फैक्टर वाले बच्चों का तो स्क्रीनिंग होना ही चाहिए। अब बात करते हैं डेवलपमेंटल सर्विलेंस। चाइल्ड डेवलपमेंट एक डायनामिक प्रोसेस होती है और वन टाइम असेसमेंट से इसे क्वांटिफाई करना डिफ़िकल्ट होता है। एक टाइम अगर टेस्ट करके हम इसको असेसमेंट करके इसको क्वांटिफाई करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो सर्विलेंस के दौरान स्किल्ड फिजिशियन टाइम के साथ रिपीटेड ऑब्जर्वेशन करते हैं ताकि डेवलपमेंट के रेट और पैटर्न को समझा जा सके। पीरियोडिक स्क्रीनिंग इमर्जिंग डिसेबिलिटीज़ को डिटेक्ट करने में मदद करती है जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है। हालांकि केवल क्लिनिकल जजमेंट पर निर्भर रहना एक बाइस का कारण भी बन सकता है, यानी कि बाइस भी हो सकता है। इसलिए ऑनगोइंग डेवलपमेंटल सर्विलेंस के लिए पीरियोडिक स्क्रीनिंग टूल्स यूज करने का हमेशा ही सुझाव दिया जाता है। फिजिशियन को एक स्टैंडर्डाइज्ड डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग टूल चूज करना चाहिए जो प्रैक्टिकल और ऑफिस सेटिंग में ईजी टू यूज़ हो। टूल में स्किल आने के बाद में इसे एट रिस्क बच्चों की, जो एट रिस्क चिल्ड्रन है, उनकी पहचान के लिए स्क्रीनिंग मेथड की तरह यूज़ किया जा सकता है। वेस्ट में पॉपुलर स्क्रीनिंग टेस्ट में पेरेंट्स इवेल्यूशन ऑफ डेवलपमेंटल स्टेटस और एज एंड स्टेज क्वेश्चनरे शामिल होते हैं। इंडिया में यूज़ होने वाले कुछ कॉमन स्क्रीनिंग टूल नीचे दिए गए हैं। कौन कौन से होते हैं? पाठक्स बड़ौदा स्क्रीनिंग टेस्ट, ये इंडिया का सबसे फेमस डेवलपमेंट टेस्टिंग पैटर्न है जिसे डॉक्टर प्रोमिला पाठक ने डेवलप किया था। ये चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के द्वारा यूज़ के लिए बनाया गया है। फिजिशियन के लिए नहीं होता है ये बाइलेज डेवलपमेंटल स्किल का इंडियन अडेप्टेशन हो और 30 मंथ्स तक बच्चे के लिए अप्लाई होता है। 30 मंथ्स तक बच्चे के लिए अप्लाई होता है। इसके लिए कई टेस्टिंग टूल्स और ऑब्जेक्ट चाहिए होते हैं और एज के अनुसार अरेंज किए जाते हैं। किट कमर्शियली अवेलेबल है, ये किट जो होती है कमर्शियली अवेलेबल है। डेनवर डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग टेस्ट, रिवाइज डेनवर डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग टेस्ट या डेनवर 2SS डेवलपमेंट को 4 डोमेन में एसेस करता है। सबसे पहले ग्रोस मोटर, फाइन मोटर, अडेप्टिव और लैंग्वेज एंड पर्सनल सोशल बिहेवियर। ये एज नॉर्म्स के रूप में प्रेजेंट किया जाता है, बिल्कुल फिजिकल ग्रोथ कर्व की तरह। अब आता है त्रिवेंद्रम डेवलपमेंट स्क्रीनिंग चार्ट। ये बड़ौदा डेवलपमेंट स्क्रीनिंग सिस्टम का सिंप्लीफाइड अडेप्टेशन है और ये 2 ईयर तक के बच्चों पर एप्लीकेबल होता है। ये 17 आइटम पर बेस्ड होते हैं। ये कितने? 17 आइटम पर बेस्ड होते हैं जो बाइलेज स्केल ऑफ इन्फेंट डेवलपमेंट और बड़ौदा टेस्ट से सिलेक्ट किए जाते हैं। ये एक सिंपल टेस्ट है जो हेल्थ वर्कर द्वारा 5 मिनट में एडमिनिस्टर किया जा सकता है और मास स्क्रीनिंग के लिए ये होता है यूज़फुल होता है। ये मास स्क्रीनिंग के लिए यूज़फुल होता है, त्रिवेंद्रम डेवलपमेंटल स्किन चार्ट। इसके बाद में क्लिनिकल अडेप्टिव टेस्ट और क्लिनिकल लिंग्विस्टिक एंड ऑडिटरी माइलस्टोन स्केल। ये एक इजी टू लर्न स्केल होता है जो बच्चे के कॉग्निटिव और लैंग्वेज स्किल्स को एसेस करता है। ये पेरेंटल रिपोर्ट और चाइल्ड स्किल के डायरेक्ट टेस्टिंग का यूज़ करता है। ये लगभग 0 to 36 मंथ्स की एज तक यूज किया जाता है
और इसे अप्लाई करने में 10 to 20 मिनट लगते हैं। ये मेंटल रिटार्डेशन मतलब बोथ लैंग्वेज एंड विजुअल मोटर दोनों में डिले, और कम्युनिकेशन डिसऑर्डर लो लैंग्वेज स्कोर में डिफरेंट करने में यूज़फुल होता है, इनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन करने में यूज़फुल होता है। इसके बाद में होता है गुड इनफ हैरिस ड्राइंग टेस्ट। ये सिंपल नॉन वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट होता है जिसमें सिर्फ एक पेंसिल पेन और वाइट अनलाइन पेपर की ज़रूरत होती है। चाइल्ड से कहा जाता है कि वे एक मैन ड्रॉ करें बेस्ट पॉसिबल मैनर में, और हर डिटेल के लिए पॉइंट्स दिए जाते हैं। हर डिटेल के लिए क्या दिए जाते हैं? पॉइंट्स दिए जाते हैं। स्कोर्स को नॉर्मेटिव सैंपल से कंपेयर करके मेंटल एज डिटरमाइन की जा सकती है। ये टेस्ट बच्चे के इंटेलिजेंस का एक क्विक लेकिन रफ एस्टिमेट देता है और ग्रुप स्क्रीनिंग टूल की तरह यूज़फुल होता है। अब आता है हमारे पास डेफिनेटिव टेस्ट। ये टेस्ट ज़रूरी होते हैं जब स्क्रीनिंग टेस्ट या क्लिनिकल असेसमेंट एबनॉर्मल आता है। क्लिनिकल असेसमेंट और स्क्रीनिंग टेस्ट एबनॉर्मल आता है। ये टेस्ट प्राइमरी इम्पेयरमेंट को एक्यूरेटली डिफाइन करने के लिए होते हैं, बोथ डिग्री को भी और स्पीयर को एक्यूरेटली डिफाइन करने के लिए यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल वर्बल और परफॉर्मेंस एबिलिटीज और पर्सनल और सोशल स्किल के लिए स्कोर देकर इन्हें डिफरेंशियली क्वांटिफाई किया जा सकता है। कुछ कॉमन स्केल जो यूज़ होते हैं उन्हें 33.6 में डिटेल से दिया गया है, इनको आप एक बार कंप्लीटली देख लेना। अब बात करते हैं अर्ली स्टिमुलेशन। इन्फेंट को सस्पेक्टेड या फिर अर्ली साइन ऑफ डेवलपमेंटल डिले दिखाई देते हैं, उन्हें ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए जो बॉडी कंट्रोल, मोटर स्किल का एक्वाइजेशन, लैंग्वेज डेवलपमेंट और साइकोसोशल मैच्योरिटी को प्रमोट करे। ये इनपुट जिन्हें अर्ली स्टिमुलेशन कहा जाता है में शामिल होते हैं। क्या क्या शामिल होते हैं? बच्चे को बैठने या चलने के लिए एडिशनल एफर्ट करना, टॉय मैनिपुलेट करने के लिए देना और बच्चे के साथ खेलना, फिर ऑब्जेक्ट दिखाना उनको, बच्चे से बात करना, उनसे बोलने के लिए एनकरेज करना और दूसरों से इंटरेक्शन के लिए प्रॉम्प्ट करना। हालांकि इन अर्ली इंटरवेंशन की इफेक्टिवनेस को लेकर न्यूरो डेवलपमेंटल आउटकम और मोटर एबिलिटीज़ में सुधार के लिए जनरल लैक ऑफ एविडेंस है, मतलब इतने एविडेंस अपन को नहीं मिले हैं। फिर भी स्टडीज़ में प्री मैच्योर बेबीज, सेरेब्रल पाल्सी, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड चिल्ड्रन और अदर हाई रिस्क बच्चों में सजेस्ट किया गया है कि अगर इंटरवेंशंस अर्ली स्टार्ट कर दिए जाए तो ये इफेक्टिव होते हैं कंपेयर टू द इंटरवेंशन फेवरेबल रिजल्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। कॉम्प्लायंस टू इंटरवेंशंस फेवरेबल रिजल्ट के लिए क्या है? इम्पोर्टेंट है। सिस्टेमिक रिव्यूज सजेस्ट करते हैं कि इन इंटरवेंशन का इफेक्ट लेटर चाइल्डहुड तक सस्टेन रहता है। एग्जाम्पल के लिए बात करें तो प्ले और रीडिंग अर्ली चाइल्डहुड में लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में इफेक्टिव पाए गए हैं। कंगारू मदर केयर लो बर्थ वेट बेबीज के लिए रिसोर्स पुअर सेटिंग में इफेक्टिव होती है। देखो, प्रमोटिंग डेवलपमेंट बाय इफेक्टिव पेरेंटिंग, चिल्ड्रन को कॉम्प्रिहेंसिव केयर देने के लिए प्रिवेंटिव एफर्ट पर फोकस करना चाहिए, जिसमें पेरेंट्स को चाइल्ड रियरिंग इंफॉर्मेशन देना शामिल होता है। पेरेंटिंग का इमेंस इम्पैक्ट होता है इमोशनल, सोशल, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर, और ये लेटर मेंटल इलनेस, एजुकेशनल फेलियर और क्रिमिनल बिहेवियर के अकरेंस को भी प्रभावित करता है। अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट के लिए राइट कंडीशंस क्रिएट करना और लेटर एज पर प्रॉब्लम एड्रेस करने से ज़्यादा इफेक्टिव और लेस कॉस्टली होता है। अब देखो, टेलीविज़न व्यूइंग एंड डेवलपमेंट। यंगर चिल्ड्रन में टेलीविज़न व्यूइंग से लैंग्वेज डेवलपमेंट रिटार्ड होता है। ये एक पैसिव मोड ऑफ इंटरटेनमेंट है। ये क्या है? पैसिव मोड ऑफ इंटरटेनमेंट है और बच्चों की एबिलिटी को लर्न और रीड करने में इम्पेयर करता है और क्रिएटिविटी को भी क्या कर देता है? लिमिट कर देता है। चिल्ड्रन टीवी शोज और
कमर्शियल्स देखकर इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज और हैबिट्स भी पिक कर सकते हैं। टेलीविज़न पर वॉयलेंस और सेक्सुअलिटी बच्चों के माइंड पर लास्टिंग इम्पैक्ट डाल सकती है। टेलीविज़न पर क्या होता है, जो वॉयलेंस होता है, सेक्सुअलिटी है, बच्चों के माइंड पर लास्टिंग इम्पैक्ट डाल सकती है। पेरेंट्स को टीवी व्यूइंग के क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों को रेगुलेट करना चाहिए और व्यूइंग टाइम लगभग 1 से 2 आवर पर डे तक लिमिट कर देना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि कंटेंट यूज़फुल हो।